नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात करते हैं और आज बात अखिलेश मेट शिवपाल भतीजे की चिड़िया चाल, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जंग के बीच एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ में हुई एक शादी की है, जहां अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर में खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चाचा भतीजे की कड़वाहट वाली दीवार गिर गई है, क्योंकि जब से यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं, यूपी में अखिलेश और शिवपाल यादव की अदावत का जो दीवार है वो बड़ी हो गई। अखिलेश से मिले शिवपाल, गिरेगी कड़वाहट की दीवार। भतीजे ने फोटो की ट्वीट, यूपी की राजनीति में आएगा ट्विस्ट। जब से उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच बगावत और कड़वाहट ही नजर आई। जहां चाचा ने भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं भतीजा भी झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब दोनों के बीच कड़वाहट की ये दीवार गिरती नजर आ रही है, क्योंकि आपसी तकरार के बीच पहली बार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए। ये मुलाकात हुई एक शादी समारोह में, लेकिन जिस तरह से इस शादी की तस्वीरें अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की, उसने सूबे की सियासत गरमा दी। क्योंकि अखिलेश यादव ने 4 तस्वीरें शेयर की, जिसमें एक तस्वीर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पास पास बैठे नजर आ रहे हैं। अब जानकार तकरार के बीच उस मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। समाजवादी कुनबे में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। चाचा शिवपाल यादव अलग बात बोलते हैं तो जवाब भतीजे अखिलेश यादव देते हैं, और लगातार जो तल्खी है दोनों के बीच, वो कई बार कई मौकों पर अब देखने को मिल चुकी है। लेकिन इसी अदावत के बीच एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अगल बगल सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव के परिवार में एक वैवाहिक कार्यक्रम था, और वहीं पर चाचा और भतीजे दोनों पहुंचे थे। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, उनके मुताबिक कोई बात नहीं हुई। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। हाँ, जो व्यवहारिक शिष्टाचार है, बस वही देखने को मिला। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच होली के मौके पर मुलाकात हुई थी, लेकिन होली के बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ती चली गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि अखिलेश को दिखाने के लिए शिवपाल भाजपा से नजदीकी बढ़ाने लगे। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि शिवपाल कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा चाचा को जल्दी क्यों नहीं ले लेती। वहीं शिवपाल ने पलटवार करते हुए भतीजे को पार्टी से निकाल देने का चैलेंज दे दिया था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी का 1 से 11 जो विधायक जीते हुए उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। जब बात इससे भी खत्म नहीं हुई तो शिवपाल आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंच गए। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई थी जब आजम खान और शिवपाल दोनों ने अखिलेश के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था, जिसकी कड़वाहट ईद के मौके पर ट्वीट के जरिए भी सामने आई। आजम और शिवपाल की एकजुटता के बाद तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी थी।
लेकिन सपा संस्थापक ने ये कहते हुए तीसरे मोर्चे की मोर्चाबंदी करने वालों को चुनौती दे दी कि यूपी में भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई है, किसी तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जिसके बाद शिवपाल यादव के सुर बदल गए। जो शिवपाल पहले आजम खान को लेकर मुलायम सिंह यादव पर निशाना साध रहे थे, वो बाद में मुलायम को अपना नेता बताने लगे। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। नेताजी तो हमारे साथ तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे नेताजी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात ने यूपी की राजनीति में नए समीकरण को जन्म दे दिया है। कहीं ये चाचा भतीजे के बीच नई शुरुआत के संकेत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजम की बेल में जेल वाला खेल, क्योंकि जिस केस में आजम खान को जमानत का इंतजार था वो आज हाई कोर्ट से मिल गई। लेकिन जमानत के बाद भी आजम खान को रिहाई नहीं हुई, क्योंकि आखिरी केस का पेच आजम खान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि 3 दिन पहले स्कूल विवाद का जो केस आजम पर दर्ज हुआ था वो अब आजम खान की रिहाई में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया और आजम का बाहर आने का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आजम की जमानत ने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी अदावत सरेआम है। ऐसे में आजम जब बाहर आएंगे तो कौन सा तूफान लाएंगे? आजम के लिए राहत भरी खबर आई, जमानत के बाद भी नहीं होगी रिहाई। आज कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए ये कहा है कि कस्टोडियन की जो जमीन है उसको जिलाधिकारी देख लें। शत्रु संपत्ति केस में हाईकोर्ट से राहत, नए केस ने बढ़ाई आफत। 26 महीने बाद शुभ घड़ियां, जारी रहेगी रिहाई की लड़ाई। जिस शत्रु संपत्ति केस में आजम खान पिछले 5 महीने से जमानत का इंतजार कर रहे थे वो मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आजम खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि 3 दिन पहले दर्ज हुआ एक नया मुकदमा आजम खान की रिहाई में दीवार बन गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो जैसा आजम खान के वकील ने साफ कर दिया है कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये पक्ष रखा जाएगा कि अगर आजम खान को ये जमानत पहले मिल जाती तो वो जेल से बाहर आते, क्योंकि जो नया मुकदमा है वो सिर्फ 3 दिन पहले लिखा गया है और वो नया मुकदमा नहीं है। वो मुकदमा 2 साल पहले दर्ज हुआ था, साल 2020 में दर्ज हुआ था, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। बाद में जब जांच हुई तो जांच में इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम शामिल किया गया था और जो बीजेपी के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने मांग की थी कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए। जिस केस में आजम खान को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने जमानत दी वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है, जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जब 5 महीने बाद फैसला नहीं आया और 5 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हमें दखल देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल से पहले ही हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। कोर्ट में आज जजमेंट डिलीवरी के लिए था, जजमेंट आ गया है। आजम खान साहब को जिस मुकदमे में बेल देनी थी, हाई कोर्ट से बेल उन्हें मिल गई है। बेल में इंटरिम रिलीफ मिली है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर बेल। जब वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हैंड ओवर कर देंगे। ये बेल में कंडीशन लगाई है हाई कोर्ट ने। अभी सिर्फ इंतरिम बेल दी है कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, उसमें कंडीशन ये लगाई है कि 30 तारीख तक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करेंगे और वही इंटरिम बेल कंटिन्यू करेगी एज रेगुलर बेल। तो बेल दे दी है। क्या ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया या आगे अभी चलता रहेगा? मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, आगे अब नहीं चलेगा। बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। आपको बता दें कि अब तक आजम खान पर कुल 88 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 86 में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है और अब 87वें केस में उन्हें जमानत मिली है। लेकिन 3 दिन पहले दर्ज हुए मुकदमे ने आजम की मुश्किल बढ़ा दी है।
जिस केस ने आजम खान की रिहाई का इंतजार लंबा कर दिया, उसमें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया और उसे मान्यता दिलाई। मतलब लास्ट केस आजम के लिए रोड़ा बन गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम खान को सलाखों से राहत कब मिलेगी, क्योंकि आजम खान पिछले 26 महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं एक सवाल आजम खान की बगावत का है, क्योंकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में अगर आजम खान रिहा होते हैं तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि आजम को ऑफर देने वालों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस आजम खान के लिए जहां प्रयागराज की सड़कों पर पोस्टर लगा चुकी है, तो वहीं हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी आजम खान को पत्र लिखकर पतंग उड़ाने का न्योता दे चुकी है। मतलब आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो एक बड़ा तूफान भी लाएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात ज्ञानवापी पर संगीत का बाबरी सुर की, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर जहां एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है, वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने ज्ञानवापी मसले की तुलना बाबरी से करके देश की राजनीति गरमा दी है। संगीत सोम ने कहा है कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी जैसा होगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर समाधान कैसे होगा। जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां पर स्वास्तिक बना हुआ है, वहां पर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि सुभान में होगा। कब खत्म होगी ज्ञानवापी की लड़ाई, संगीत सोम ने बाबरी की याद दिलाई। आप भी जानते हैं कि 92 में हुआ वो 22 में होगा। अयोध्या मॉडल से होगा समाधान, क्या बढ़ेगा सियासी घमासान। आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण होकर वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अदालत की चौखट पर खड़े ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भाजपा नेता संगीत सोम ने बाबरी का ऐसा तड़का लगाया कि देश की राजनीति में भूचाल ला दी, क्योंकि संगीत सोम ने एक नहीं बल्कि एक साथ कई भड़काऊ बयान दे दिए, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या ज्ञानवापी के साथ वही होगा जो बाबरी ढांचे के साथ 1992 में हुआ। जो 92 में हुआ क्या वो सही नहीं था, वो कोर्ट से भी साबित हो गया ना होगा कि वहाँ मंदिर था। तो इसी तरीके से आज ज्ञानवापी के बारे में हम कह रहे हैं, वहाँ भी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। संगीत सोम ने यह बयान मेरठ के ज्वालागढ़ में दिया, जहां वो महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। अपने इस बयान को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। ज्ञानवापी मामले को लेकर अब सियासत गर्म है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अब ज्ञानवापी को लेकर एक बयान दिया और इस बयान को कहीं न कहीं राजनीतिक महकमे की हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। संगीत सोम ने कहा कि 92 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी। अब इस बयान के बाद सियासी महकमे में हलचल है और हर नेता इसको सियासी नजरिए से देखता नजर आ रहा है। संगीत सोम ने ज्ञानवापी पर 92 की याद दिलाकर एक नई चिंगारी भड़का दी है, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर अदालत में लगातार सुनवाई का दौर जारी है, ताकि आपसी सहमति से बीच का रास्ता निकाला जाए। मंगलवार को भी कोर्ट में 90 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कुछ खास तथ्य अदालत में पेश करने के लिए बुधवार तक का समय मांगा, जबकि मस्जिद पक्ष की तरफ से फिर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग उठाई गई। तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से तहखाने के भीतर के हिस्से का सर्वे कराने की मांग जोरदार तरीके से रखी गई। साथ ही मस्जिद परिसर के भीतर बैरिकेडिंग के भीतर के हिस्से को भी सर्वे में शामिल करने की मांग की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं की लगातार मांग है कि एडवोकेट कमिश्नर को पूरे ज्ञानवापी परिसर का जायजा लेने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के दौरान एक मांग पर दोनों पक्षों की सहमति भी बनी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन खुद मौजूद रहकर सर्वे कराए। इस पर जज ने कहा कि अगर जरूरत समझेंगे तो वो खुद मौके पर जाएंगे। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने सर्वे को लेकर कोर्ट के सामने अपनी बातें भी रखी। वहीं एबीपी गंगा के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर के तहखाने की ही बताई जा रही, जिसे वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम प्रसाद सिंह ने अपने कैमरे से कैद किया था। ये तस्वीरें 1991 की हैं, जिसमें मस्जिद के भीतरी हिस्से का वो तहखाना नजर आ रहा, जहां पहुंचकर सर्वे की याचिकाकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। खाने में पहली बात तो ये देखिए कि 2
दरवाजे हैं, एक उत्तर साइड एक दक्षिण साइड। दक्षिण साइड में जो दरवाज़ा है वो उसकी ताली व्यास जी के पास रहती थी। अब तो व्यास जी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, अब वो जिलाधिकारी के पास ताली रह रही है। जब ताली दरवाज़ा खुला हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या इन तस्वीरों के बाद ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आएगा, क्योंकि अब सर्वे किस तरह से होगा और उसकी क्या भूमिका होगी, इस पर पूरे देश की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। क्योंकि पहले सर्वे के दौरान खूब हंगामा हुआ था, लेकिन अब संगीत सोम ने बाबरी की बात कहकर सियासत का तड़का लगा दिया है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और अब बात हीरो वाली हेकड़ी विलेन वाला काम। आज एक नई तस्वीर लखीमपुर से आई। जिस आशीष मिश्रा पर जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है वो मीडिया के सामने मूंछों पर ताव देता हुआ देखा गया। आशीष मिश्रा की तस्वीरें सबसे ज्यादा उस परिवार को चुभी जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने घर के सदस्य को खोया। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने ये तेवर ऐसे समय पर दिखाए जब एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा टेनी को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की हेकड़ी वाली पेशी। मूंछ पर हाथ फेरकर मोनू ने दिखाए तेवर। आंखों पर चश्मा, कॉलर के नीचे की खुली हुई बटन, गले में चेन, मुड़ी हुई बाहों वाली सफेद शर्ट और चलने का स्टाइल एकदम अलग। लेकिन ठहर जाइए, ना तो ये कोई हीरो है और ना ही कोई बहादुरी वाला इसने काम किया है। मूंछों पर ताव सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है और आरोप इतने संगीन कि सुनकर ही कई लोगों का खून खौल उठता है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू भैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो आज कोर्ट में पेशी के दौरान का है जब आशीष मिश्रा अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए थे। उसी दौरान मीडिया के कैमरों को देखकर उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देना शुरू कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कल ही उनके 4 साथियों को जमानत से महरूम किया है। कोर्ट ने कहा कि यह बर्बर घटना है और इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी आशीष मिश्रा का इस तरह से मूंछों पर ताव देना यह साबित करता है कि लखीमपुर कांड जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, ऐसे लोमहर्षक कांड को लेकर उनके मन में जरा भी रंजोगम नहीं है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में जो कांड हुआ था उस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। आरोप ये है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर उसने कार चढ़ाई थी जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान मोनू ने मूंछ पर ऐसे ताव दिया मानो कोई बहुत बड़ा काम किया हो। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू एक तरह से लोगों को चिढ़ा रहा था। वो ये जता रहा था कि एक न एक दिन वो जेल से बाहर आ जाएगा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक मीडिया के कैमरे सामने रहे वो अपनी मूंछों पर हाथ फेरता रहा और जैसे ही मीडिया के कैमरे पार हुए मूंछों पर से हाथ भी उतर गया। अब ये तस्वीरें किसानों को बेहद चुभ रही हैं। राजा का लड़का है, जेल ही तो जा रहा है। राजाओं के लड़के तो ऐसे ही जा। राजा का लड़का है, जेल ही तो जा रहा है। राजाओं के लड़के तो ऐसे ही जा। आशीष मिश्रा ने मूंछों पर ताव ऐसे वक्त पर दिया जब ठीक एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये टिप्पणी की थी
कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी किसानों को खदेड़ने की धमकी न देते तो लखीमपुर में हिंसक घटना न होती। अदालत ने लखीमपुर केस से जुड़े 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया था। साथ में टिप्पणी की थी कि ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को समाज में इसके नतीजों को देखते हुए एक सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है। अदालत ने ये भी कहा कि जब क्षेत्र में धारा 144 लागू थी तो कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि ये विश्वास नहीं होता कि केंद्रीय मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री को क्षेत्र में धारा 144 लागू होने की कोई जानकारी नहीं थी। आशीष मिश्रा को कभी हाई कोर्ट से झटका लगा तो कभी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मूंछों पर ताव अभी भी कायम है। किसान पक्ष के वकील का दावा है कि आशीष मिश्रा ने कोर्ट में जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी उसमें स्वीकार किया कि कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डिप्टी सीएम को लेने जा रहे थे। मतलब साफ है, आशीष मिश्रा उस दिन कार्यक्रम में मौजूद था। आशीष मिश्रा की आपत्ति जो दाखिल हुई है उसमें एक चीज़ ये मुख्य सामने आई कि आशीष मिश्रा ने अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन की धारा 7 में इस बात को माना है कि एक्यूज साइड जो है वो डिप्टी सीएम को रिसीव करने जा रहा था। तो अभी तक जो ये कहते हुए चले आ रहे थे कि घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन की धारा 7 में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये घटनास्थल पर मौजूद थे, जिसका खंडन हमने जिस पर आपत्ति हमने जताई है अपनी आपत्ति की धारा 3 में। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर जो आरोप हैं वो बेहद चुभने वाले हैं और उसके बाद भी उसने मूंछों पर ताव देकर जो इशारा किया वो हैरान करने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अयोध्या में काबा, मुंबई में बाबा, क्योंकि राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर यूपी की राजनीति गर्म है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने उत्तर भारतीयों पर हुए अत्याचार का जिक्र कर राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। वहीं अब उत्तर भारतीयों की फिक्र करते हुए यूपी सरकार मुंबई में अपना एक दफ्तर बनाने जा रही है, जिसमें उत्तर भारतीयों के हितों की सुनवाई होगी। या यूं कहें कि राज ठाकरे ने जो उत्तर भारतीयों के साथ किया वो फिर से ना हो। मुंबई में यूपी की ललकार, दफ्तर बनाएगी यूपी सरकार। उत्तर भारतीयों को मिलेगी मदद, मुंबई में यूपी की धमक। बंबई में बाबागिरी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग दोबारा फतेह करने के बाद हर तरफ सीएम योगी की धमक है, और अब ये धमक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुनाई देगी, क्योंकि मुंबई में काम करने वाले उत्तर भारतीयों को राहत देने के लिए सूबे की योगी सरकार मुंबई में दफ्तर खोलने जा रही है। इस दफ्तर से यूपी से मुंबई में काम करने गए सभी उत्तर भारतीयों के हितों की सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने मुंबई में दफ्तर खोलने का यह फैसला ऐसे वक्त में किया जब राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर राज ठाकरे और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच घमासान छिड़ा है। राज ठाकरे दबंगोबंग नहीं है, चूहा है, चूहा है। एक दरबे में रहता है, पहली बार निकल रहा है, और अगर वो मेरा कहना नहीं माना और उसने माफी नहीं मांगा तो मैं आपको वीरेश जी वचन देता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब सक्षम है और कभी नहीं उतर पाएगा, वो कभी नहीं उतर पाएगा। ब्रिजभूषण ने राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर भारतीयों पर खूब अत्याचार किया और जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए, माफी अगर नहीं मांगेंगे, आज तो छोड़ दीजिए, आज तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन में अगर वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में उतरना चाहेंगे तो उत्तर भारतीय उनका विरोध करेगा पूरे जीवन भर। तीनों जगह वो घुस नहीं पाएंगे पूरे जीवन भर। अगर कोई उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में कोई परेशानियां गुजरी हैं, महाराष्ट्र में जो परेशानी गुजरी है, उस चीज़ को लेकर के माननीय ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो है उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे तो बिल्कुल बेहतर कहा है, क्योंकि हम भी उनके साथ में हैं।
आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक मुंबई की 1,84,00,000 जनसंख्या में करीब 50 से 60 लाख लोग उत्तर भारतीय हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से हैं। ये लोग लंबे समय से मुंबई में ही रह रहे हैं, जिनका फिल्म, टेलीविजन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और दूसरे उद्योगों में बड़ा योगदान है। लेकिन काम करने के दौरान उत्तर भारतीयों को कई परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब योगी सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए एक दफ्तर खोलने जा रही। ये दफ्तर आपदा में यूपी के मुंबईकरों की सहायता का केंद्र भी बनेगा, या यूं कहें कि अब तक मुंबई में मनसे और शिवसेना ने जो अत्याचार उत्तर भारतीयों पर किया, उससे बचाने के लिए ये एक तरह का कवच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।